हाय एवरीवन, वेलकम टू कैंप टैगी। मेरा नाम है निशा और यहाँ पे हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लैंक्स का जो क्वांटम की थ्योरी थी वो, और जो पीछे हो चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे इसमें। ठीक है, थोड़े बहुत होंगे, एक एक टाइप के हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमने जब पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसमें ये ग्राफ मैं बताना भूल गई थी, एक बार देख लेना। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए इसके बारे में कि प्लैंक्स कैसे इससे आगे उसने ड्राइव किया। इसमें क्या है कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, ये इंटेंसिटी है। यहाँ पे ये जो शेडो वाला ग्राफ है ये वाला, ये है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया तो ये ग्राफ मिला। यहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो उसकी वेवलेंथ कैसे वेरी की है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हो गया ये वाला। लेकिन ये जो बिल्कुल डिक्रीजिंग वाला है ये क्या है, थ्योरेटिकल। अब ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल क्या है, इससे पहले ये देखना, ये कभी भी टच नहीं करेंगे नीचे, ऐसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन में अगर कहीं पे भी गिवन हो टच कर दिया है तो वो करेक्ट नहीं होगा, ये होगा इसके पैरेलल चला जाएगा लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल का। तो कर लिया होगा इन्होंने कि इंटेंसिटी यानी कि हीट बढ़ाते गए, एनर्जी बढ़ाते गए, तो वो कैसे डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे, बना दिया ये ग्राफ। ये थ्योरेटिकल कैसा है, इससे पहले प्लैंक से पहले क्या माना जा रहा था कि जो रेडिएशन है वो किस फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये होंगी वेव के फॉर्म में। तो इन्होंने कोई भी कैलकुलेशन, जैसे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे, या फिर कोई भी कैलकुलेशन करके जब ये थ्योरेटिकल ग्राफ बनाया था ये ऐसा आया है। ठीक है, क्या ये ग्राफ सेम है, दोनों नहीं है, लेकिन एक रेंज पे सेम है। जैसे कि यहाँ से लेके अगर मैं आगे की बात करूँ तो ये भी ऐसे जा रहा है और ये वाला जो ग्राफ है ये भी ऐसे डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो जब हायर वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कम वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ जब कम होगी तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग बोल रहे हैं ऐसे, और ये वाला डिक्रीजिंग। तो ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे। तो इसको समझाने के लिए क्या किया था, प्लैंक्स ने एक सॉल्यूशन दिया था। उन्होंने बोला था कि हम जो वेव मान रहे हैं वो वेव नेचर नहीं है, जो रेडिएशंस का वेव नेचर मान के चलिए वो वेव नेचर ना होके पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने दो पोस्टुलेट दिए थे, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं अभी। ये आई होप समझ आया होगा। ये थ्योरेटिकल इन्होंने कैलकुलेशन करके ये ग्राफ बनाया सिर्फ वेव नेचर मान के, और जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल ड्रॉ किया तो ये ऐसा है। हायर वेवलेंथ पे ये ओवरलैप कर गए, लेकिन जो लोअर वेवलेंथ है वहाँ पे ओवरलैप नहीं किया। इसके लिए प्लैंक्स ने बोला कि रेडिएशन का कोई वेव नेचर नहीं है, रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्लैंक्स की जो थ्योरी थी। अभी प्लैंक ने क्या बोला कि वही कि पार्टिकल नेचर है। तो इसमें बोला कि कोई भी एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूसली, जैसे वेव के फॉर्म में क्या बोलते हैं, वो वेव आ रही है कॉन्टीन्यूसली अब्जॉर्ब होती जा रही है इस बॉडी में। लेकिन इन्होंने बोला कि छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं, लाइक ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी आई, यहाँ पे टकराए, इसको एनर्जी दे दी, फिर दूसरा पैकेट आए, इसको टकराए, यहाँ पे एनर्जी दूसरी दे दी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे चल के कॉन्टीन्यूस वेव के फॉर्म में एनर्जी को नहीं दे रहे हैं। तो एनर्जी क्या है, डिसकॉन्टीन्यूसली अब्जॉर्ब हो रही है, और जब एमिट होगी तो भी डिसकॉन्टीन्यूसली होगी, मतलब यही पैकेट्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। इतनी एनर्जी है बाहर निकाल दी, एक एक पैकेट करके ऐसे बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं इन एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं, क्वांटम। ठीक है, अगर लाइट है, लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, लाइट एनर्जी की बात करते हैं, तो इन पैकेट्स को बोल देंगे फोटोन्स। ठीक है, क्वांटम और फोटोन्स में यही डिफरेंस है। किसी भी टाइप की एनर्जी के जो पैकेट्स होंगे उनको बोलेंगे क्वांटम। लाइट अगर है पर्टिकुलर तो उसको बोल देंगे फोटोन्स। अब इन्होंने क्या बोला कि जो क्वांटम है, पहले तो यही बोला कि डिसकॉन्टिन्यूअस। दूसरी जो पॉइंट उन्होंने दिया है कि एक क्वांटम की जो एनर्जी है, एनर्जी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्वांटम की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या लगाया इन्होंने, एच, ई इज इक्वल टू एच। बहुत सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा आपको, ई इज इक्वल टू एच। और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या फिर 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। जूल और अर्ग में यही होता है कि एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल्स होते हैं, तो ये कन्वर्जन किया है जस्ट। ठीक है, मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं जूल वाला, तो ये ध्यान रखना -34। ओके, इतना सा था ये प्लैंक्स का जो भी उन्होंने थ्योरी दी है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। चलो भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको खुद से ट्राई करो पहले, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ
6000 एंगस्ट्रॉम। इसमें गलतियाँ क्या करोगे तुम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, या फिर तुम्हें फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाओगे कि C इजिकल टू म्यू इंटू लैम्डा था, म्यू अपॉन लैम्डा था, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन्स नहीं रखने हैं। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो डायरेक्टली पुट कर दो, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा 6000। ये एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पे मीटर है, ठीक है। तो यूनिट को बराबर करना जरूरी है। यूँ का यूँ छोड़ के ऑप्शन टिक मत कर देना, एक ऑप्शन पक्का मिलेगा आपको, यही आंसर जिसने गिवन होगा, ठीक है। तो यूनिट्स जब तक लास्ट में कैंसिल ना हो जाए, तुम्हारी सेम यूनिट ना आ जाए कि हाँ फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स ही होती है, ना आए तब तक देख लेना कुछ गड़बड़ की है। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर हो गया, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दूसरी बात क्या है कि एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या बताया था अभी, एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू म्यू। फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ गई है और उसको H से मल्टीप्लाई कर दो, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये जो भी आंसर आएगा, तो ये क्या आ जाएगी हमारी एनर्जी। और ये एनर्जी किस में आएगी, यूनिट जूल सेकंड लिया हमने, तो ये जूल्स में एनर्जी आएगी। अगर बोला होता अर्ब में निकालो तो या कैलोरी में निकालो, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना पड़ता लास्ट में, या फिर जूल को लास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा था। नेक्स्ट करते हैं। पहले ना ये देख लो एक बार, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 1.6, इतना ही ध्यान रखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब भी कन्वर्ट करना पड़े तो वो इतने जूल्स के बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन को आप, ये 1 वोल्ट का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस होता है, चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इन 1 वोल्ट के डिफरेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, तब कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। या फिर सिंपल याद रख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के बराबर होता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सिंपल, ठीक है। ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पूरा। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच पर सेकेंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम इज गिवन, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो जो निकल रहा है पोटेशियम से किसी भी लाइट की वजह से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, सीधी सी बात है, अगर मेटल से निकल रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, H म्यू माइनस H नोट, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो हमें फाइंड आउट करनी है। H को मैं बाहर लेके इसको सिंपल ऐसे लिख देते ना, म्यू माइनस म्यू क्या है, जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डाल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट होती है। तो हमें दोनों चीज़ें गिवन तो हैं, H की वैल्यू रख लोगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 6.6 रखो सिर्फ, ज़्यादा नहीं करना है इसको। म्यू गिवन कितनी है फ्रीक्वेंसी हमें, 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस ये वाली वैल्यू, थ्रेशोल्ड यही है ना, क्योंकि इन्होंने बोला थ्रेशोल्ड ये 5 इंटू 10⁻14, ठीक है। अब अगर ये कैलकुलेशन तुमसे नहीं हो रही है तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलता है लगभग, या उससे भी कम टाइम मिलेगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। यहाँ से क्या करोगे, 10⁻14 को बाहर ले लोगे दोनों में से, इंटू 10⁻14, 5.2 में से 5 गया तो कितना बच गया टोटल, 0.2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को पावर को देख लो, 10⁻30 कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, किस में आएगी, ये जूल्स में आएगी, क्योंकि H की वैल्यू किस में पुट की थी हमने, जूल सेकेंड में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके PGT के एग्जाम्स में आएंगे, बहुत हाई लेवल के नहीं आते, लेकिन हम इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, या तो फॉर्मूले में गड़बड़ी करते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ी करते हैं, कभी भी आंसर ऑप्शन से मैच नहीं होता, कभी ऐसा होता है, या फिर वही इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, फिर वहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो पहले सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से, वो सही होने लग जाए, तब जाके कहीं हार्ड वाली प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो सवाल लिखा है मैंने, ये है NCERT का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम से। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं
फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ गिवन है हमें इतना एक्स्ट्रॉन्ग। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? म्यू नोट। मतलब एक तो ये कैलकुलेट करना है और ये होता है वर्क फंक्शन। सॉरी ये है वर्क फंक्शन, वेव फंक्शन, वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? एच म्यू नोट। डब्ल्यू नोट से डिनोट किया था जो बराबर होता है एच म्यू नोट के बराबर। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे बस जिसको डालने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसके पास एनर्जी ना हो, कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसके पास जितनी एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ के पास जितनी एनर्जी होगी उसको बोलेंगे सॉरी वर्क फंक्शन। दैट इज W इक्वल टू एच नोट। तो यहाँ पे बोला है जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर जीरो है मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, मेटल से जस्ट निकला और रुक गया, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ इतने के लिए क्या क्या चाहिए होती है? वही तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ना। मतलब जीरो वेलोसिटी के लिए अगर इतनी वेवलेंथ डाली तो ये इसकी क्या होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। मतलब इतनी वेवलेंथ तो चाहिए ही चाहिए मुझे निकालने के लिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वही क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लैम्डा नोट इज इक्वल टू 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि ये मिनिमम वेवलेंथ है, सॉरी वेवलेंथ उल्टा होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा बाहर, कोई एनर्जी नहीं होगी। इसके इस वाली से क्या मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँ वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, यानी कि C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा होता है। अब लैम्डा नोट इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ, लैम्डा नोट मुझे पता है और म्यू नोट मुझे निकालना है, तो म्यू नोट किसके बराबर आ जाएगा? C अपॉन लैम्डा नोट। C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा नोट की वैल्यू ये होगी 6800 इंटू 10⁻⁻10। इसके कोरस्पॉन्डिंग म्यू नोट आ जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। म्यू नोट की वैल्यू आ गई है आपकी यहाँ पे 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके मैच करके देखना यही आ रही है। ठीक है, कर लेना, मेरी कैलकुलेशन अभी टाइम लग जाएगा इसमें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वर्क फंक्शन, यानी कि डब्ल्यू नोट। डब्ल्यू नोट क्या हो जाएगा? एच म्यू नोट। इसको इस वाली वैल्यू को अगर मैं h से मल्टीप्लाई कर दूँ, वो जो है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, इसको मल्टीप्लाई करके क्या वर्क फंक्शन नहीं आ जाएगा? यानी कि एनर्जी नहीं आ जाएगी मेरे पास? एनर्जी भी बोल सकती हूँ ना मैं कि कितनी एनर्जी का रेडिएशन में डाली थी। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स है और उनको कैसे सॉल्व करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बोलने का तरीका अलग हो सकता है, समझने की ज़रूरत है उसको। ठीक है, तो जब भी आपको जीरो वेलोसिटी या फिर जीरो एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी आपको दिखाई दे इलेक्ट्रॉन की बोल दे कि जीरो वेलोसिटी है, जीरो काइनेटिक एनर्जी है, या फिर कुछ और क्या बोल सकते हैं कि जस्ट निकला है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से। ठीक है, तो उसको क्या समझ लेना है, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की बना तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, वन विद वेवलेंथ इतना एंड अदर विद वेवलेंथ इतना। ठीक है, दो रेडिएशंस है, उनकी वेवलेंथ गिवन है और उनके एनर्जी का रेशियो पूछा है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा लग सकता है कि पता नहीं क्या पूछा है। एनर्जी किसके बराबर होती है? H, सिंपल फॉर्मूला है। ये किसके बराबर लिख सकते हैं? HC अपॉन लैम्डा। हो गया यहाँ पे। अगर मैं पहली रेडिएशन की बात करूँ, पहली जो रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी को मैं E1 से डिनोट करूँ यहाँ पे, इसको हटा दे रही हूँ, फॉर्मूला यूज़ करना है क्योंकि H तो कांस्टेंट है और C कांस्टेंट है। जैसे C स्पीड ऑफ लाइट है और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इनको रिप्रेजेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब में सेम रहेगा। इसको लैम्डा 1 डिनोट कर दूँ। इसी तरह से अगर मैं दूसरी रेडिएशन की बात करूँ तो उसको लिख दूँगी HC अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये E1 निकालेंगे, HC लैम्डा 1 H की वैल्यू पुट करेंगे, C की करेंगे, लैम्डा 1 की करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालेंगे इधर। इसी तरह E2 को करेंगे, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर आंसर निकालेंगे, फिर इनका रेशियो निकालेंगे। 5 मिनट आपकी यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे और आंसर भी गलत आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी कैलकुलेशन में कहाँ गलती हो जाएगी। तो इन वाले में जो भी होता है फॉर्मूलेज में जो कॉन्स्टेंट है उनको लास्ट में पुट करना है। ठीक है, लास्ट में जब बिल्कुल सिंपल आ जाए उसके बाद पुट करना है। इन्होंने यही तो पूछा कि इन दोनों का रेशियो क्या है एनर्जीज का। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, तो इन्होंने क्या पूछा है, इन दोनों की एनर्जीज का रेशियो। ठीक है, रेशियो, तो इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दूं मैं, E1 डिवाइडेड बाई E2 किसके बराबर आ गया? HC अपॉन लैम्डा 1
इंटू इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो पलटी हो जाएगा H2 अपॉन HC से HC गया तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ठीक है। तो ये आ गया लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 2000 और इसकी वैल्यू क्या है 6000। एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम में ही रहने तो क्यों बदलना है, दोनों की वैल्यूज को चेंज करोगे बराबर आएगा फिर काटोगे। तो ये एंगस्ट्रॉम यहाँ पे लिख लो, मान लो ये एंगस्ट्रॉम, दोनों को कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/3। सिंपल था ना। E1 की वैल्यू E2 कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे डिवाइड करो, पहले लास्ट में कैलकुलेशन करनी, 1 मिनट में हो जाएगा ये सवाल आराम से। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है कैसे लास्ट में कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करनी, कैलकुलेशन वगैरह करना है। तो एक सवाल आप लोगों के लिए है, अगर ये कर लिया तो आपके मतलब मुझे लगेगा आज का जितना भी पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज दिस मच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है या थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है डायरेक्ट आपको, बल्कि फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, एनर्जी इतनी है। इसको इफ लाइट ऑफ रेडिएशन 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज यूज्ड विल द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड और नॉट। ये आप लोगों को खुद से करना है, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि मिनिमम इतनी एनर्जी मुझे चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा एनर्जी की मैंने रेडिएशंस डाली है, इसके बराबर डाली है तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा मैंने कितनी एनर्जी दी है, इसको वेवलेंथ गिवन है तो वेवलेंथ से तो E = HC अपॉन लैम्डा से हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी कैलकुलेट करते कंपेयर करेंगे, इससे ज़्यादा आएगी तो निकल जाएगा, कम आएगी तो नहीं निकलेगा। आंसर इसका आएगा नहीं। और बताना कि इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है और कितनी एक्स्ट्रा चाहिए होगी ये बता देना मुझे, ठीक है। कितनी एनर्जी और दूँ तो ये निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन और दे देती हूँ आपके लिए, ये देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। और कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में निकालनी है, मीटर सेंटीमीटर में नहीं करना, एंगस्ट्रॉम में बताना है किसकी ऑफ फोटोन, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी किसके बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने बताया था। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस फोटोन की एनर्जी है, उसकी कितनी वेवलेंथ होगी। आंसर है आपका ये वाला, और एक बार कैलकुलेट करो, चेक करो है कि नहीं। हिंट दे देती हूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर थोड़ा सा भी समझ आया है तो। इसमें क्या करना है, एनर्जी = H में होता है, HC अपॉन लैम्डा के बराबर होगा। एनर्जी = HC अपॉन लैम्डा। एनर्जी की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि जूल्स में कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स। ये किसके बराबर होगी, H की वैल्यू पुट कर लोगे, C की वैल्यू पुट कर लोगे, और लैम्डा तो दूर में निकाल नहीं है, ऐसे घुमा के क्या करोगे लैम्डा निकाल लो। और ये लैम्डा जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि C की वैल्यू तुम लोग क्या, ठीक है, तो ये आएगा मीटर्स में। क्यों, क्योंकि C की वैल्यू आप लोग पुट करोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट खुद से करना। ये लास्ट क्वेश्चन था और आज के लिए इतना ही। इतने न्यूमेरिकल्स आई थिंक काफ़ी रहेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी असाइनमेंट जो दूंगी उसमें आप अपने सॉल्व करना। और अगर असाइनमेंट के आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, लाइक आंसर की तो मैं देती हूँ बट एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे, और सब्सक्राइब कर दो चैनल।